हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के फिजिक्स यानी भौतिकी को लेकर। तो इसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग दूसरे पार्ट से पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है, पहला जो हेडिंग है वो है हमारा पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। हम लोग एक एक करके समझेंगे कि पारदर्शी क्या है और पारभासी क्या है और अपारदर्शी पदार्थ क्या है। कहते हैं पारदर्शी जो होता है वो पदार्थ जो जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। क्या होता है? जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कांच, आप लोग आर पार देख सकते हैं। पानी में भी हम आर पार देख सकते हैं, हवा में हम आर पार देख सकते हैं। तो ऐसा पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है? पारदर्शी। पारदर्शी मतलब आर पार दिखने वाला पदार्थ। अच्छा, पारभासी किसको बोलते हैं? जिसमें प्रकाश की मात्रा, प्रकाश जो है वो कम मात्रा में पार करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारभासी। यानी कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, पारभासी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, आप देखिएगा जब घिसा हुआ कांच है तो उसमें हल्का ही आप उधर से देख पाएंगे, एक साइड से दूसरे साइड। तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर या फिर आंख की पलक, ड्रेसिंग पेपर, चर्म यानी चमड़ा जो होता है, रक्त, दूध, घना कुहासा जिसको बोलते हैं, हल्के बादल, कुहासा, घना धुआं, ये सब जो है वो क्या है? पारभासी है। क्या है? पारभासी है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं अपारदर्शी। तो अपारदर्शी क्या होता है? जिनसे प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं जाता है। जैसे हम उस पदार्थ से किसी अन्य वस्तु को नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अपारदर्शी। और उसमें कौन कौन आता है? जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन के अगले टॉपिक की तरफ। तो कहता है प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग समझते हैं क्या है परावर्तन। कहता है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये देखिए, मान लेते हैं हमारा कोई परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह मतलब जिससे प्रकाश लौटता है, ये कोई परावर्तक सतह है। अच्छा, यहां से कोई क्या आया भाई? ऐसे प्रकाश आया और टकराने के बाद सीधा ऐसे निकल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अपतित। क्या हो जाएगा? आपतित किरण। और ये हमारा क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। चलिए, अच्छा, यदि इसको हम लोग कह सकते हैं आपतन सतह। क्या कह सकते हैं? आपतन सतह। आपतन सतह। अच्छा, यदि हम इस पे लंब एक डाल दें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। और ये जो हमारा कोण होगा इसको बोलते हैं आफतन कोण। क्या बोलते हैं? आफतन कोण। क्या बोलेंगे इसको? आपतन कोण। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या? परावर्तन कोण। इसको अंग्रेजी में यदि लिखना हो तो इसको हम लोग आई लिखते हैं और इसको आर लिखते हैं। क्यों भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया हमारा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हम लोग को प्रकाश का परावर्तन क्या होगा भाई? उसका नियम क्या होगा? तो जो प्रकाश किसी बिंदु से टकराकर या किसी सतह से टकराकर जो लौटती है, उसमें जो नियम का पालन होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो कहता है प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ने पर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। और इसके दो नियम होते हैं। देखते हैं क्या क्या नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। क्या है? दो नियम है। पहला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। जैसे देखिए, और अगला कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर से यहाँ देखिए, एक बार हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं। ये आया और ऐसे निकल गया, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। एक सेकेंड, फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपतन कोण, आपतन कोण। और ये हमारा हो गया परावर्तन कोण। क्या हो गया? परावर्तन कोण। अच्छा, ये हमारा आई अभी बताए थे आपतन कोण, और ये सॉरी ये आपतित किरण है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा
यहाँ मिस्टेक हो गया, ये हमारा आपतित किरण है। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा सा समय दीजिए हमको, तब तक ये देखिए ये हो गया आपतित किरण, क्या हो जाएगा आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, क्या हो जाएगा परावर्तित किरण। चलिए तो ये देखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही जगह पे हो रहा है, तीनों एक ही समतल में है। ये हम लोग का परावर्तक सतह है, तीनों एक ही समतल में है। इसके साथ ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है, दोनों अभिलंब डालने के बाद क्या आता है, दोनों बराबर होता है, यानी एंगल आई बराबर क्या आता है, एंगल आर। सेम देखिए यहाँ भी सेम यही चीज हम लोग पढ़े थे। चलिए अगला है, तो ये थे परावर्तन के नियम, आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है या होते हैं। और फिर क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। अब हम लोग देखिए समतल दर्पण पर पड़ने वाला, मान लेते हैं हमारा ये समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण है, एक साइड से कलाई कर देते हैं तभी ये दर्पण बनेगा, अन्यथा ये कांच होता है। जब इसको रंग देते हैं ऐसे तो ये हो गया। अच्छा, लंबवत पड़ने का मतलब है कि सीधा, बिल्कुल सीधा, तो जब लंबवत पड़ेगी तो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, क्या होगा, वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, यानी कि जिधर से प्रकाश आ रही है उधर से वो फिर उसी दिशा में लौट जाएगी। यहाँ जो है आई और आर बराबर होता है और वो दोनों 0 डिग्री होता है, क्या होता है, दोनों 0 डिग्री होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। देखिए हम पहले से फिगर ड्रॉ करके रखे हैं, ये देखिए, ये मान लेते हैं हम लोग का कोई क्या है, सतह है, क्या है, सतह है। इसको कलाई का थोड़ा सा कर देते हैं, इसको हम लोग कलाई कर दिए। अब देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जब तक हमारे पास 2 किरण आरेख होना चाहिए। मान लेते हैं ये प्रकाश कोई देख रहे हैं, ये प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आया और फिर क्या हुआ, सीधा ऐसे निकल गया, और दूसरा किरण जो है वो इस तरह से आया, जो आने के बाद चूंकि ये लंबवत आ रहा है तो फिर उसी दिशा में निकल जाएगा, क्या होगा, फिर उसी दिशा में निकल जाएगा। लेकिन हमारा आंख जो वो एक इमेजिन करता है ऐसे कि भाई ये जो है ये ऐसे आ रहा है। मान लेते हैं हम यहाँ से कोई वस्तु को देख रहे हैं यहाँ से, तो हमको लगता है कि ये किरण जो है कि इधर से आ रहा है, क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है, और ये एक इधर, तो यहाँ देखिए दोनों बन रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ जो है कि किरण दोनों मिल रहा है, और जहां दोनों मिलेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बन रहा है, यहाँ देखिए उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी हमारा बन रहा है। अच्छा, वस्तु सीधा खड़ा है तो प्रतिबिंब जस्ट उसका उल्टा बन रहा है। अच्छा, जितना दूर वस्तु है उतना ही दूरी उसका भी क्या है, प्रतिबिंब का भी है। आप कभी जो समतल दर्पण है उसके घर में उसके सामने जब खड़े होते हैं तो आप देखिएगा जितना पीछे आप है उतना ही आगे वो उसके जस्ट दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनता है। जितनी लंबाई चौड़ाई आपकी होती है उतना ही उस दर्पण में भी बनता है। चलिए, तो ये था कि हम देख लिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब देखते हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहला है प्रतिबिंब के दर्पण के पीछे बनता है। पहला क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आप खड़े रहिए, आप देखिए उसके पीछे बनता है। कहता प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। बिल्कुल है कि प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब क्या है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। और प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। जैसे आप इस चीज को आप कैसे जान सकते हैं, आप देखिएगा, आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, यदि आप बाएं हाथ को हिला रहे हैं तो आपको लगेगा कि वो दायां हाथ हिला रहा है। जब आप बायां हाथ हिला रहे होंगे तो वो लगता है कि आपको दर्पण में वो दायां हाथ हिला रहा है। तो इससे लगेगा कि आपको जो समांतर रूप से क्या है, पार्श्व मतलब कुछ नहीं होता, पार्श्व मतलब समांतर होता है, तो वो उल्टा हो रहा है। तो पार्श्व मतलब समांतर लिख देते हैं हम। चलिए, कहता है प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, ठीक। हम इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, हम पर्दे पर केवल उसी प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तविक हो। क्या हो, वास्तविक हो। क्या हो, वास्तविक हो। चलिए, वास्तविक क्या हो, वास्तविक हो। चलिए, अगला हमारा है, कहता है
प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है, अर्थात सामने होता है। तो ये थे समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि वक्र सतहों से परावर्तन। वक्र सतह मान लेते हैं, वक्र सतह कोई भी टेढ़ा चीज है उससे जो परावर्तन होता है, तो आप लोग उदाहरण में ले सकते हैं चम्मच वगैरह सब दिखेगा, चम्मच से में भी आप अपना चेहरा देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां भी जो है कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण भी एक क्या है? वक्र सतह ही है। क्या है? गोलीय दर्पण भी क्या है? वक्र सतह है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या होता है? खोखले गोले का एक भाग होता है। मान लीजिए देखिए यहाँ, ये हम मान लेते कोई खोखला गोला है, इसमें से आप काट दीजिए, ये कट गया। अच्छा, इधर जब रंग देते हैं तो एक अलग तरह का दर्पण बनता है, और इधर आप रंग देते हैं तो एक अलग तरह का दर्पण बनता है। चलिए देखते हैं कैसे इसमें सारा चीज समझते हैं कि जो गोलीय दर्पण है उसमें कैसे काम होता है और उसमें क्या क्या फंक्शन होता है। चलिए देखिए यहाँ कहता है, ये हम गोलीय, जैसे ये देखिए ये गोला है, यहाँ ठीक से गोला नहीं बना, ये इसको काट दीजिए तो एक साइड ऐसा बन रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको, और एक ऐसा दिख रहा है जो यहाँ दिख रहा है आपको। यदि आप इसको इधर से रंग देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये आपका बन जाता है अवतल। क्या बनता है? अवतल। क्या बनता है? अवतल। और यदि आप एक सेकेंड, क्या बन जाता है? अवतल। और यदि आप इसको इधर से रंग देते हैं अंदर से तो ये बन जाता है उत्तल। क्या बनता है? उत्तल। चलिए तो ये देखिए यहां से ये हो गया हमारा, अच्छा, और ये हो गया हमारा अवतल। अच्छा, मान लीजिए ये कोई खोखला गोला है तो इसका एक केंद्र होगा। क्या होगा? केंद्र होगा। तो जो खोखला गोला का केंद्र होता है वही दर्पण का भी केंद्र होता है। अच्छा, ये दर्पण के मध्य भाग है, ये दर्पण का मध्य भाग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। अच्छा, ये वक्रता त्रिज्या हो गया, यहां से यहां तक जो है वो क्या कहलाएगा? हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं। और ये इसका फोकस है। दर्पण वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी पर इसकी क्या होती है? फोकस होती है, जिसको हम लोग एफ से लिखते हैं, और फोकस दूरी को हम लोग आर छोटी एफ से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? छोटी एफ से। ठीक इसी तरह देखिए यहाँ उत्तल दर्पण में भी सेम एज होता है। इसको यदि आप रंग दीजिएगा तो क्या होगा आपका? ये उत्तल दर्पण बन गया, और इसमें भी वक्रता केंद्र और इसमें भी ये फोकस होता है। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उसी तरह यहाँ भी ये क्या कहलाएगा? हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। और ये जो दर्पण का मध्य भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। देखिए यहाँ कहता है कि टुकड़े की बाहरी तरह से रजित, रजित मतलब होता है रंगना, रजित मतलब रंगना, तो रंगने पर क्या बनता है? अवतल बनता है। जबकि टुकड़े के भीतरी सतह को रंजित करने पर हमको क्या बनता है? उत्तल बनता है। क्या बनता है? उत्तल बनता है। चलिए देख सकते हैं, हम आपके लिए यहाँ लगा के रखे हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। देखिए यहाँ ऐसे रंग दिए आप तो ये क्या बना आपका? ये बन गया आपका अवतल दर्पण, और इसका ये केंद्र हो गया, इसका मध्य भाग ये क्या होला कहलाएगा? ध्रुव। और ये कलाई किया हुआ भाग जैसे से आपको डॉट डॉट में से दिख रहा है, ये क्या है? कलाई किया हुआ भाग है। चलिए इधर से भी उत्तल दर्पण के लिए सेम एज होता है। और जो मुख्य अक्ष और ये देखिए सॉरी ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो लाइन मिलाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं, या फिर मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। यहाँ देखिए ये है आपका। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। अब है ध्रुव, तो देखते हैं ध्रुव क्या है। अभी तुरंत आप स्लाइड में देखिए, ये इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ? ध्रुव। थोड़ा सा हम लोग पेन को चेंज कर लेते हैं कलर को, ताकि ज्यादा अच्छा से दिखे। चलिए ये क्या था? हमारा ध्रुव होता है। चलिए तो वही यहाँ कह रहा है, देखिए कहता है दर्पण, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे पी से सूचित किया जाता है। किससे? पी से सूचित किया जाता है। किससे? पी से सूचित किया जाता है। अच्छा, वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण जिस गोले भाग का होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसको सी से सूचित करते हैं। जस्ट ये देखिए, ये जो है ना वक्रता केंद्र, ये है हमारा वक्रता केंद्र। चलिए अगला है, कहता है वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण
जिस गोले भाग का होता है उस त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आर से। भी तुरंत आपको बताए हैं, यहाँ देखिए ये रहा, ये क्या है हमारा, ये वक्रता त्रिज्या है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये थे आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका एक्सप्लेनेशन अभी हम दिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आती है तो आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सर्च करना है नोबेलिटी अमरपुर एजुकेशन, तो आपको मिल जाएगा और उसमें ऐड हो जाना है। हम डेली आपको उसमें नोटिफिकेशन या फिर ये जो वीडियोस का लिंक है हम डाल दिया करेंगे, आप वहाँ से आसानी से समय पे पहुँच सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कर दें ताकि और सारे बच्चे जुड़ सके। धन्यवाद।